छोटे से गांव में हेमंत नाम का एक नवयुवक रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और कोई भाई बहन भी नहीं था, जिसके कारण वो घर पर अकेला ही रहता था। पड़ोस में ही एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सभी गांव वाले मौसी कहकर बुलाते थे। उसे हेमंत पर बहुत दया आती। वो अक्सर कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तुएं लाकर हेमंत को दे जाया करती थी। उस बूढ़ी दादी की एक बहन थी, जो कि पास के ही गांव में रहती थी। उसकी एक बेटी थी, जिसका नाम था सरिता। वो बहुत गोरी चिट्टी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। सरिता की माँ को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन वो अपनी बहन उन बूढ़ी दादी के घर आई और दादी से कहने लगी, क्या बताऊं दीदी, सरिता के लिए लड़का खोज रही हूँ, लेकिन कोई ठीक ठाक रिश्ता खोजती हूँ तो सभी दहेज की मांग करते हैं। हाँ, अच्छा वर मिलना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। और सरिता के लक्षण भी तो ठीक नहीं दिखाई देते मुझे। आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताइए। हेमंत जितना सीधा साधा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। क्यों ना सरिता की बात हेमंत से चलाऊं? तुम चिंता मत करो बहन, मेरे पड़ोस में ही हेमंत नाम का एक बहुत सज्जन लड़का रहता है। मैं उससे ही सरिता की बात चलाती हूँ। सज्जन है तो दहेज भी अधिक लेगा। बड़ा ही नेक लड़का है, बिना दहेज लिए ब्याह हो जाएगा, लड़की भी अपने घर चली जाएगी। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनी तो सरिता का मन प्रसन्न हो गया। वो अपने घर चली गई। उसी शाम दादी हेमंत के घर जा पहुंची। हेमंत अपनी दुकान से लौट ही रहा था। वो बहुत थका हुआ था। बेटा, दिन भर का थका हारा वापस आता है, रोटी पकाकर खाता होगा। ये देखकर मेरा कलेजा बैठ जाता है। तो शादी ब्याह क्यों नहीं कर लेता? ओ दादी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये शादी ब्याह तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मेरा यहाँ पर कौन है जो मेरा ब्याह करवाएगा, और मुझसे शादी करेगा कौन? ऐसी बात नहीं करती बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ ना, और फिर तुझ में किसी बात की कमी थोड़ी है, कमाऊ बेटा है। लेकिन लड़की कहाँ पर है? बेटा, मेरी भांजी है, जिसका नाम है सरिता। वो चांद सी खूबसूरत है। यूं तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आते हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बहन से साफ कह दिया, हेमंत से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा मेरी सरिता के लिए। दादी, आप तो मेरी माँ की जगह पर हैं। आप जैसा ठीक समझे वैसा कर लें। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर तुम्हारी और सरिता के ब्याह की तिथि तय करवाती हूँ। दादी वहां से खुशी खुशी अपनी बहन के घर जा पहुंची और अपनी बहन से बोली, लो भाई, तुम्हारा काम तो हो गया। हेमंत से सरिता का ब्याह तय कर दिया मैंने। ऐसा लड़का तुम्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। लेकिन बहन, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है दामाद के लिए 2 जोड़ी कपड़े जो सिलवा सकूं, बारात को खाना खिला सकूं। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगी। कुछ ही दिनों में हेमंत की शादी हो गई। हेमंत चांद जैसी गोरी बीवी पाकर फूला न समाया। अगले दिन हेमंत ने अपने दोस्त प्रकाश को भोजन पर बुलाया। सभी ने भोजन किया। इसके बाद उसका मित्र प्रकाश कहने लगा, मैं भाभी जी को मुंह दिखाई में तोहफा दूंगा। अरे आखिर उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन जो बनाया था। अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। अरे कुछ कार्य बिना आवश्यकता के भी किए जा सकते हैं मित्र। प्रकाश ने सोने का पानी चढ़ी हुई चांदी की बालियां मुंह दिखाई में दी। दरअसल प्रकाश बड़े बाप की बिगड़ी औलाद था। कभी कभी व्यापार के हालचाल ले लेता था और अक्सर इधर उधर आवारागर्दी करता रहता। हेमंत से उसकी दोस्ती पाठशाला में हुई थी और अभी तक थी। उधर कुछ दिन बीते और सरिता हेमंत से परेशान रहने लगी। आप ना तो मेरी तारीफ करते हैं, ना ही मेरे लिए कोई उपहार लेकर आते हैं। सरिता, मैं इतना धन नहीं कमाता कि हर रोज तुम्हारे लिए उपहार लेकर आऊं। मुझे तुम्हारी ये सादगी बिल्कुल पसंद नहीं। सरिता, अभी कुछ दिन पूर्व ही तो मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आया था। वो सस्ती सी चूड़ियां, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे तो सोने के कड़े चाहिए। मेरे पास कोई भी सोने के गहने नहीं है, सिवाय उन बालियों के जो प्रकाश ने मुझे दी थी।
हेमंत अब परेशान रहने लगा। वो जब भी दुकान से लौटता तो सरिता भोजन भी पका कर नहीं रखती। वो हर रोज कोई न कोई बहाना बना देती। हेमंत जब दुकान पर चला जाता तो उसका मित्र प्रकाश रोज अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और कोई न कोई उपहार सरिता के लिए ले आता। बेवकूफ सरिता प्रकाश के जाल में फंसती चली गई। ये लो स्वादिष्ट मिठाइयाँ। मुझे पता है हेमंत ये सब नहीं ला पाता, इसीलिए मैं रोज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। मुझे पता है प्रकाश, तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो। तुम्हारा धन्यवाद। अरे तुम जैसी खूबसूरत औरत को तो राजकुमारी की तरह रहना चाहिए। तुम कहाँ इस फकीर हेमंत के चक्कर में फंस गई? हाँ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है जो मुझे हेमंत के साथ ब्याह दिया गया। मुझे तो तुम जैसे किसी पैसे वाले की बीवी होना चाहिए था। क्यों ना तुम अपने पति को व्यापार करने के लिए विदेश भेज दो, फिर हम लोग आजादी से मिला करेंगे। मैं तुम्हें सोने के गहने बनवा कर दूंगा। तुम ठीक कहते हो, मैं कल ही उनसे विदेश जाने की बात कहूंगी। शाम को जैसे ही हेमंत घर लौटा, सरिता ने उसका सर खाना शुरू कर दिया। वो उससे कहने लगी, इस छोटी सी मावे की दुकान में तुम कभी ज्यादा नहीं कमा पाओगे। हम ऐशो आराम की जिंदगी कभी नहीं बिता पाएंगे। सरिता, मैं मेहनत तो करता हूँ, एक ना एक दिन हमारी दुकान भी बड़ी दुकान बन जाएगी। मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम एक नौकरानी रख लो। तुम विदेश क्यों नहीं चले जाते? वहाँ जाकर व्यापार करोगे तो अच्छा मुनाफा होगा। हेमंत सरिता के तानों से परेशान हो गया और उसने विदेश जाने का फैसला कर लिया। अपना दोस्त समझकर उसने प्रकाश से सलाह ली तो उसने भी सरिता की हाँ में हाँ मिलाई। हेमंत ने अपनी दुकान बेचकर व्यापार का सामान खरीदा और विदेश जाने को तैयार हो गया। देखना, जब तुम व्यापार करके लौटोगे ना तो हम कितने सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। प्रकाश, तुम मेरे मित्र हो, मुझे मात्र तुम पर ही भरोसा है। अपनी भाभी का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारे पीछे सब संभाल लूंगा। हेमंत विदेश के लिए निकल पड़ा। 40 दिन का सफर तय करने के बाद वो एक बड़े नगर में जा पहुंचा और अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे हेमंत का व्यापार खूब बढ़ गया और अब उसके पास काफी धन हो गया था। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। क्या मुझे अब घर चले जाना चाहिए? लेकिन मैंने कल ही तो सरिता को चिट्ठी लिखी है कि मैं 2 महीने बाद घर आऊंगा और उसके लिए तोहफे भी खरीद कर लाऊंगा। हेमंत ने नगर में कोई घर नहीं खरीदा था। वो एक सराय में रहता था जहाँ का मालिक बहुत सज्जन था। उसने नगर में हेमंत की बहुत मदद की थी। जब उसने अपने घर जाने का फैसला किया तो सराय के मालिक से मिलने के लिए वो चला गया। बाबूजी, अब मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिता की तरह मेरी मदद की है। बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखते ही मुझे महसूस हुआ कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम जैसा ही होता। जिंदगी रही तो तुमसे मिलने आऊंगा। बाबूजी, मुझे मौका मिला तो मैं अवश्य इस नगर में फिर से आऊंगा। बेटा, तुम व्यापारी हो तो अक्सर तुम्हें सफर पर जाना आना होगा, इसलिए मेरी 3 बातें याद रखना। कभी रोजी रोटी के लिए विदेश मत जाना, और औरत के कहने पर विदेश की यात्रा मत तय करना, और तीसरी नसीहत ये है कि कभी पत्नी को दोस्त के सहारे छोड़कर सफर पर मत निकलना। बाबूजी, मैंने तो ये तीनों काम किए हैं जो आपने ना करने की नसीहत दी है। बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल आदमी हो, लेकिन दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं होता। तुम जल्द से जल्द अपने घर जाओ। हेमंत ने तुरंत अपना सामान बटोरा और कुछ दिनों का सफर तय करके अपने गांव जा पहुंचा। वो अपने घर के भीतर न जाकर बाहर ही खड़ा हो गया।
उसे अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जो उसकी पत्नी और उसके मित्र प्रकाश की थीं। वो बाहर ही खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनने लगा, जिसमें उसकी पत्नी उसका दिया हुआ खत पढ़कर प्रकाश को सुना रही थी। ये देखो, हेमंत ने कुछ समय पहले ये खत लिखा था कि वो 2 महीने बाद आएगा और लौटकर कभी वापस नहीं जाएगा। और उसने ये भी लिखा है कि उसने मेरे लिए चूड़ियां और पायल खरीदे हैं। अरे वो रहेगा फकीर का फकीर ही। 2 रुपए का सामान खरीदकर अब रोब जमाएगा। मैं जो तुम्हारे लिए बाजूबंद लाया था वो पूरे 100 रुपए का था। तुम्हारा और उसका क्या ही मुकाबला। मुझे तो ये सोचकर उलझन हो रही है कि वो आएगा तो हम कैसे मिलेंगे। अरे 2-3 महीने बाद तुम उसे फिर से विदेश भेज देना। उस गधे की नकेल अब तुम्हारे ही हाथ में है। प्रकाश और सरिता उसका मजाक बनाकर हंसने लगे। बाहर खड़ा हेमंत ये सब कुछ सुन रहा था। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। वो तुरंत ही घर के भीतर जा पहुंचा। हेमंत को घर में देखकर प्रकाश और सरिता के तो हाथ पांव ही फूल गए। खुद को संभाल कर बहाना बनाते हुए प्रकाश कहने लगा, अरे मित्र हेमंत, तुम कब आ गए? वो तो मैं भाभी का हाल चाल पूछने आया था। मन तो कर रहा है इसका मुंह नोच लूं, लेकिन तुम इसे अपने ही घर ले जाओ और वहीं इसका हाल चाल पूछो। मेरा अब इससे कोई रिश्ता नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? अवश्य तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हेमंत के घर शोर शराबा होने लगा। शोर सुनकर गांव के कुछ लोग हेमंत के घर आ पहुंचे। सभी को उनके झगड़े का कारण पता चला तो उनमें से मदन ने कहा, हेमंत भाई, तुमने बहुत अच्छा किया जो वापस लौट आए और इस औरत के साथ रिश्ता तोड़ दिया। अरे हम सब तो इतने दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देख रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण ही चुप थे। हेमंत ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और प्रकाश से भी दोस्ती तोड़ दी। उसने अपने गांव में ही व्यापार करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद सराय के मालिक उससे मिलने आए। क्या बात है हेमंत बेटा, तुम बहुत दुखी दिखाई पड़ते हो। क्या बताऊं बाबूजी, आपने जो कहा था मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी पत्नी और वो मित्र ने मुझे धोखा दे दिया। बेटा, वो दुष्ट सरिता तुम्हारे काबिल नहीं थी। शुक्र करो कि उसका पीछा तुमसे छूट गया। मेरी एक ही बेटी है, मैं अपने मुंह से उसकी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन वो बहुत ही नेक दिल है। अगर तुम राजी हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। बाबूजी, अभी तो नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई इच्छा हुई तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। कुछ दिनों बाद हेमंत ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और सराय के मालिक की बेटी नैनतारा से उसका विवाह हो गया। धोखेबाज लोगों से छुटकारा पाकर हेमंत नैनतारा के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा।